दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, मनोरंजन से भरपूर कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अ कैट एंड माउस गेम। क्या मतलब हुआ? अ कैट एंड माउस गेम मतलब एक बिल्ली और चूहे का खेल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि कहानी के अंत में मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आपको उसके बारे में बताना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई भी नया वर्ड मिले, नया स्ट्रक्चर मिले, तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Vijayanagar was once having a terrible time being overrun by mice। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ओवररन का मतलब होता है ये जो ओवररन है ये एक वर्ब है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। ओवररन का मतलब कुचलना होता है, और ये सेकंड फॉर्म और थर्ड ओवररन, 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 तो ये थर्ड फॉर्म है। उसके अलावा ये थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। उसके अलावा ओवररन का मतलब उमड़ जाना, अतिक्रमण करना, मुंह तक खा भर जाना या बड़ी संख्या में हो जाना, तो उसे भी ओवररन कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? विजयनगर वॉज वंस हैविंग अ टेरिबल टाइम, मतलब कि एक बार विजयनगर में बहुत ही बुरा समय चल रहा था। वॉज हैविंग ए टेरिबल टाइम मतलब बहुत ही कष्टदायक है। टेरिबल मतलब बुरा, या कह सकते हैं कष्टदायक समय चल रहा था। बीइंग ओवररन बाय माइस, बीइंग ओवररन बाय माइस मतलब वहाँ पर चूहे उमड़ आए थे, मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो चूहे थे उनका अतिक्रमण हो गया था। दे मेड एवरी वंस लाइफ अ माइजरी। दोस्तों, यहाँ पर एवरीवन के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है का, के, की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, और ये एक प्लूरल नाउन है। तो ये जो दे है वो चूहों के लिए प्रयोग किया गया है शब्द को। दे मेड एवरीवंस लाइफ अ माइजरी। माइजरी का मतलब होता है दयनीय, मतलब उन्होंने सभी के जीवन को दयनीय बना दिया। ईटिंग फूड, खाने में, मतलब खाने के भोजन में। गेटिंग इनटू ग्रानरीज, दोस्तों ग्रानरीज का मतलब होता है अनाज के भंडार, मतलब गेटिंग इनटू ग्रानरीज, और वो अनाज के भंडार में घुसने लगे। बाइटिंग द एनिमल्स, जानवरों को, पशुओं को काटने लगे। एंड इवन बेबीज़, और यहाँ तक कि बच्चों को भी वो काटने लगे। आगे देखिए। द पीपल आस्क्ड द किंग फॉर हेल्प। आस्क का मतलब होता है किसी को कोई काम करने को कहना। द पीपल आस्क्ड द किंग फॉर हेल्प मतलब लोगों ने राजा को मदद करने को कहा। मेकिंग नो एफर्ट टू डील विद द माइस ऑन देयर ओन, क्योंकि वो ऑन देयर ओन मतलब वो अपने आप से खुद ब खुद उनके साथ, मेकिंग नो एफर्ट मतलब कोई भी ऐसा प्रयास नहीं कर पा रहे थे, टू डील विद द माइस ऑन देयर ओन, कि वो अपने आप उन चूहों से वो निपट सकें। चलिए आगे देखिए। द किंग वॉज नॉन टू बी जेनरस। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों, जेनरस का मतलब होता है उदार, दयालु को जेनरस कहा जाता है, और ये एक एडजेक्टिव है, तो आप इसे नोट भी कर लीजिए। द किंग वॉज नॉन टू बी जेनरस मतलब कि राजा को उदार माना जाता था, उदार या कह सकते हैं दयालु माना जाता था। ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड दैट एवरी हाउस शुड बी गिवन अ कैट एंड मनी शुड बी गिवन टू फीड एंड लुक आफ्टर द कैट। क्या अर्थ हुआ?
ही इमीडिएटली ये ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, सेकंड फॉर्म में ऑर्डर्ड। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि एवरी हाउस शुड बी गिवन अ कैट। और दोस्तों इस वाक्य में शुड का प्रयोग पैसिव के अंदर किया गया है। उसके अलावा आपको ये चीज़ याद रखनी है, शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य के टेल पर चाहिए आता है, वहाँ शुड का प्रयोग किया जाएगा। और ये शुड का पैसिव का यूज़ किया गया है, जहाँ पर शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड, मतलब उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि एवरी हाउस शुड बी गिवन अ कैट, मतलब हर घर को एक बिल्ली दी जानी चाहिए। एंड मनी शुड बी गिवन, और पैसे दिए जाने चाहिए। टू फीड मतलब खिलाने के लिए। एंड लुक आफ्टर द कैट, और बिल्ली की देखभाल करने के लिए पैसे दिए जाने चाहिए। चलिए आगे देखिए। द रॉयल ट्रेजरर एंड द कोर्टियर्स वर हॉरिफाइड। दोस्तों ट्रेजरर का मतलब होता है खजांची, ऐसा व्यक्ति जो खजाने की रक्षा करता है, खजाने की देखभाल करता है। जो व्यक्ति उस खजाने के लिए उत्तरदायी होता है उसे ट्रेजरर कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है खजांची। द रॉयल ट्रेजरर मतलब कि शाही खजांची, एंड द कोर्टियर्स, और जो दरबारी थे, वर हॉरिफाइड, वो डरे हुए थे, वो भयभीत थे। द ट्रेजरी वुड बी एम्प्टी सून। ट्रेजरी का मतलब खजाना, जो खजाना है वो जल्दी ही खाली हो जाएगा। एम्प्टी मतलब खाली हो जाना, वुड बी एम्प्टी सून मतलब खजाना जल्दी खाली हो जाएगा, इसलिए वो डरे हुए थे। एंड ऑल बिकॉज ऑफ कैट्स, और ये सब जो था वो बिल्लियों के कारण था। बट दे कुड से नथिंग टू द किंग, लेकिन वो राजा से कुछ भी नहीं बोल सकते थे, कुछ भी नहीं कह सकते थे। द ऑर्डर वॉज कैरिड आउट एंड एवरी वन गॉट ए कैट। और दोस्तों कैरी आउट का मतलब होता है किसी कार्य को करना, किसी काम को पूरा करना। द ऑर्डर वॉज कैरी आउट, जो आदेश था उसे किया गया, उसे पूरा किया गया। एंड एवरी वन गॉट ए कैट, और हर किसी को बिल्ली मिल गई। तेनाली रमन ऑल्सो गॉट वन, और ये गेट का सेकंड फॉर्म में गॉट, जिसका मतलब होता है मिलना, प्राप्त होना। तेनाली रमन ऑल्सो गॉट वन, तेनाली रमन को भी एक मिल गई। आफ्टर ए वाइल का मतलब होता है कुछ समय के बाद, आफ्टर वाइल कुछ समय के बाद। द किंग मतलब कि राजा, आफ्टर ए वाइल कुछ समय के बाद। द किंग वॉन्टेड टू नो, जो राजा थे वो जानना चाहते थे। हाउ थिंग्स वर गोइंग ऑन, मतलब कि जो चीज़ें हैं वो अब कैसी चल रही हैं। द अधिकारीज रिपोर्टेड दैट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों रिपोर्ट का मतलब होता है खबर करना, कोई समाचार देना। और ये हमारा ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। रिपोर्टेड सेकंड फॉर्म है। द अधिकारीज रिपोर्टेड, जो अधिकारी थे उन्होंने खबर करी, उन्होंने सूचना दी कि देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट, मतलब कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, मतलब कोई भी सुधार नहीं है। द माइस वर स्टिल एंड ओवर द प्लेस। और दोस्तों स्टिल का मतलब होता है अभी भी, फिर भी, और इसका मतलब स्थिर भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ, द माइस वर स्टिल ऑल ओवर द प्लेस, मतलब जो चूहे थे वो अभी भी हर स्थान पर मौजूद थे, इस मतलब वो अभी भी वहाँ पर थे, उनकी मौजूदगी थी। द किंग आस्क्ड फॉर द कैट्स टू बी ब्रॉट फॉर हिम टू सी। क्या अर्थ हुआ, द किंग आस्क्ड फॉर द कैट्स टू बी ब्रॉट फॉर हिम टू सी, मतलब जो राजा थे उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्लियों को मंगवाया, फॉर हिम टू सी, अपने मतलब उन्होंने बिल्लियों को देखने के लिए मंगवाया। चलिए आगे देखिए। ऑल द कैट्स वर शोन टू द किंग। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर का प्रयोग किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो वॉज का प्रयोग किया जाएगा, और यदि प्लूरल होगा तो वर का प्रयोग। तो यहाँ पर जो कैट्स है ये प्लूरल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है। ऑल द कैट्स वर शोन टू द किंग, मतलब राजा को सारी बिल्लियाँ दिखाई गईं। और आप इसे नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये शो की थर्ड फॉर्म है SHOW फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म शोड, और थर्ड फॉर्म होती है शोन SHOWN। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ऑल द कैट्स वर शोन टू द किंग, मतलब राजा को सारी बिल्लियाँ दिखाई गईं। दे ऑल लुक्ड फैट एंड वेल फेड, और वो सभी अच्छी, मतलब दे ऑल लुक्ड फैट, वो सभी मोटी लग रही थी, एंड वेल फेड, और अच्छी खाई पी और मोटी मतलब दिख रही थी। देयर डिड नॉट अपीयर टू बी एनीथिंग रॉन्ग विद दैम, और ऐसा कुछ भी मतलब उनके साथ गलत प्रतीत नहीं हुआ। अपीयर मतलब लगना, लगा या गलत प्रतीत नहीं हुआ। सो व्हाट वाज हैपनिंग, तो क्या हो रहा था।
देन तेनाली रमन केम कैरिंग हिज कैट, उसके बाद जो, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य, सेकंड फॉर्म केम। देन तेनाली रमन केम कैरिंग हिज कैट, फिर तेनाली रमन अपनी बिल्ली को लेकर आए, मतलब कि अपनी बिल्ली को लेकर आए। इट वॉज लुकिंग थिन एंड पैथेटिक, और ये इट वॉज लुकिंग, लुक मतलब दिखना, इट वॉज लुकिंग थिन एंड पैथेटिक मतलब वो पतली और बहुत ही ज़्यादा बेकार, पैथेटिक लग रही थी। अनलाइक ऑल अदर कैट्स मतलब वो अन्य बिल्लियों की तरह नहीं थी। द किंग वॉज सरप्राइज, जो राजा थे वो हैरान थे। चलिए आगे देखिए। डोंट यू फीड योर कैट तेनाली रमन आस्क्ड द किंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो डू नॉट या डज नॉट को पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ, और ये इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या अर्थ हुआ, डोंट यू फीड योर कैट तेनाली रमन आस्क्ड द किंग, मतलब राजा ने पूछा कि तेनाली रमन डोंट यू फीड योर कैट, फीड मतलब खिलाना, क्या आप अपनी बिल्ली को नहीं खिलाते हो। नो सर, नहीं श्रीमान, ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। इट विल नॉट ड्रिंक एनी मिल्क, और दोस्तों ये जो इट है ये बिल्ली के लिए यूज़ किया गया है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम पशुओं के लिए, जानवरों के लिए कोई भी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें इट का प्रयोग करना होता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि जब हम किसी पशु के लिए प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तब हमें इट का यूज़ वहाँ पर करना होगा। तो क्या अर्थ हुआ, नो सर, नहीं श्रीमान, ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। इट विल नॉट ड्रिंक एनी मिल्क मतलब ये कोई दूध, मतलब इट विल नॉट ड्रिंक एनी मिल्क, ये कोई भी दूध नहीं पिएगी। अ कैट एंड इट डज नॉट ड्रिंक मिल्क इम्पॉसिबल, क्या अर्थ हुआ, अ कैट एंड इट डज नॉट ड्रिंक मिल्क इम्पॉसिबल मतलब कि एक बिल्ली एंड इट डज नॉट ड्रिंक मिल्क मतलब एक बिल्ली और वो दूध नहीं पीती है, इम्पॉसिबल असंभव। फैच अ प्लेट ऑफ मिल्क फॉर दिस कैट, क्या मतलब हुआ, फैच का मतलब होता है लाना, फैच अ प्लेट मतलब कि एक प्लेट लाओ, फैच अ प्लेट ऑफ मिल्क दूध की एक प्लेट लाओ, फॉर दिस कैट इस बिल्ली के लिए। बट लेकिन तेनाली रमन वॉज राइट, जो तेनाली रमन थे वो सही थे। द कैट डिड नॉट टच द मिल्क, क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द कैट डिड नॉट टच द मिल्क, बिल्ली ने दूध को नहीं छुआ। द किंग आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में वर्णन करना, बताना। द किंग आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन मतलब राजा ने उनसे एक्सप्लेन करने को कहा, इस बारे में बताने को कहा। चलिए आगे देखिए। सर श्रीमान, इफ़ आई फैड द कैट इट वुड नॉट कैच माइस, क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा कि श्रीमान इफ़ आई फैड, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का वाक्य है और ये फीड की सेकंड फॉर्म है, फीड मतलब खिलाना पिलाना, सेकंड फॉर्म है फैड। सर श्रीमान, इफ़ आई फैड द कैट, इफ़ आई फैड द कैट यदि मैंने बिल्ली को खिलाया होता, इट वुड नॉट कैच माइस ये चूहों को नहीं पकड़ती, सो इसलिए आई गेव इट अ प्लेट ऑफ वेरी हॉट मिल्क द फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने क्या कहा कि, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म में गिव, सो इसलिए आई गेव इट अ प्लेट ऑफ वेरी हॉट मिल्क द फर्स्ट टाइम मतलब इसलिए मैंने इसे पहली बार बहुत गर्म दूध दिया, मतलब एक प्लेट बहुत गर्म दूध दिया। इट गॉट स्कैल्डेड, और दोस्तों स्कैल्डेड का मतलब होता है जल जाना, झुलस जाना, और ये एडजेक्टिव है। और उसके अलावा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, क्योंकि आप एडजेक्टिव को वर्ब ऐसे नहीं बना सकते, आपको वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग किया गया है और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप समझ ही गए होंगे। तो इसका क्या अर्थ हुआ, तो यहाँ से देख लेते हैं दोबारा से ताकि इसको अच्छे से समझ लें। तो उन्होंने क्या कहा कि सर इफ़ आई फैड द कैट इट वुड नॉट कैच माइस, यदि मैंने इस बिल्ली को खिलाया होता तो ये चूहों को नहीं पकड़ती। सो आई गेव इट अ प्लेट ऑफ वेरी हॉट मिल्क द फर्स्ट टाइम, इसलिए मैंने इसे पहली बार एक गर्म दूध की प्लेट दी। इट गॉट स्कैल्डेड, ये जल गई या कह सकते हैं ये झुलस गई। एंड सिंस देन, और तब से, इट रिफ्यूज्ड टू टच द मिल्क,
तब से ये दूध को छूने से मना करती है, इनकार करती है। रिफ्यूज़ मतलब होता है मना करना, तब से ये दूध को छूने से इनकार करती है, मना कर देती है। चलिए आगे देखिए। बट इट कॉट द माइस, लेकिन इसने चूहों को पकड़ा, और ये कैच की सेकंड फॉर्म है, बट इट कॉट द माइस, लेकिन इसने चूहों को पकड़ा। आई यूज्ड द मनी यू गेव टू रन माई हाउस, तो उन्होंने क्या कहा कि आई यूज़ द मनी यू गेव, जो पैसे आपने मुझे दिए वो उनका मैंने इस्तेमाल किया, टू रन माई हाउस, अपने घर को चलाने में मैंने उसका इस्तेमाल किया, श्रीमान। कन्फेस्ड तेनालीरामन, कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, मान लेना, अपराध को स्वीकार कर लेना, तो उसे कन्फेस कहा जाता है। सेकंड फॉर्म में कन्फेस्ड, कन्फेस तेनालीरामन, मतलब तेनालीरामन ने इस बात को स्वीकार किया। चलिए आगे देखिए। द किंग लाफ्ड एंड रियलाइज्ड दैट गिविंग कैट्स एंड मनी फॉर देम वॉज रियली नॉट राइट, तो क्या अर्थ हुआ, जो राजा थे वो हंसे और उन्हें एहसास हो गया, मतलब इस चीज़ का उन्हें पता चल गया कि गिविंग कैट्स एंड मनी फॉर देम, मतलब उनके लिए पैसे, दैट गिविंग कैट्स एंड मनी फॉर देम, मतलब कि बिल्लियों को देना और उनके लिए पैसे देना, वॉज रियली नॉट राइट, वो वास्तव में ठीक नहीं था। द पीपल शुड डू सम थिंग्स ऑन देयर ओन, मतलब लोगों को अपने आप कुछ ना कुछ करना चाहिए। तेनालीरामन लुक्ड एट द ट्रेजरर, जो तेनालीरामन थे उन्होंने खजांची को देखा, ट्रेजर मतलब खजांची, तेनालीरामन लुक्ड एट द ट्रेजर, तेनालीरामन ने खजांची को देखा। एंड दे एक्सचेंज्ड, और दोस्तों एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान करना, किसी चीज़ को अदला बदली करना है उसे एक्सचेंज कहा जाता है, आदान प्रदान करना, लेना देना, और सेकंड फॉर्म है एक्सचेंज। तो क्या अर्थ हुआ, तेनालीरामन लुक्ड एट द ट्रेजरर, तेनालीरामन ने खजांची को देखा। एंड दे एक्सचेंज्ड अ वेरी सीक्रेट स्माइल, और उन्होंने बहुत ही सीक्रेट स्माइल मतलब एक गुप्त जो मुस्कुराहट थी उसका उन्होंने आदान प्रदान किया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। और मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि जैसा आप लास्ट लाइन को देख सकते हैं कि अ वेरी सीक्रेट मतलब कि एंड दे एक्सचेंज ए वेरी सीक्रेट स्माइल, मतलब उन्होंने बहुत ही गुप्त जो एक मुस्कुराहट थी उसका उन्होंने एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया, एक्सचेंज किया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस बात को ठीक से नहीं समझ पाया कि इस बात का क्या मतलब था, उन्होंने आपस में एक दूसरे को क्यों स्माइल की और वो भी सीक्रेट तरीके से। तो यदि आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसके अलावा यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।